हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रकार दिस इज स्वर्ण कुमार और आज मैं लेकर के आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का क्लास। तो बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे सर इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक्स नहीं हो रहा है। तो ले भाई स्टार्ट कर दिया, पढ़ 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 स्टार्ट कर। तो कॉमर्स के बच्चे यहां पर इस चीजों को से पढ़ पाएंगे क्योंकि यहां पर मैं कवर करने जा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए भी यूजफुल है और ह्यूमैनिटीज के भी बच्चों के लिए ये यहां पर काम आएगा। मतलब कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस सेम है। कोई कॉमर्स में कोई आर्ट्स में, दोनों के लिए सिलेबस सेम है। और क्लास 12 के बच्चे हैं, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, या वो कॉमर्स में हो या ह्यूमैनिटीज में हो, ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स, तो वो हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास कर सकता है क्योंकि सब सिलेबस सेम है। ठीक है, बाकी उसके बाद हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो हम लोग बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो है। कंटेंट देख लो क्या क्या पढ़ाएंगे। कंटेंट में हम पहले पढ़ाएंगे आपको व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला ये कवर करेंगे। फिर आपको बताएंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कितने प्रकार के हैं। तीसरे में बताएंगे व्हाट आर द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, क्या कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे। स्टॉक एंड फ्लो पढ़ेंगे। फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पढ़ेंगे। इंटरसेक्टरल फ्लो पढ़ेंगे। इंटरनल सेक्टर फ्लो में 2 फ्लो आता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा बेसिक क्लासेस खत्म हो जाएगा कहां पर आकर के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आकर के बेसिक क्लासेस खत्म हो जाएगा। तो नेशनल इनकम को तुरंत चालू नहीं करेंगे मेरे बच्चों। नेशनल इनकम को कवर करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होता है, कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखना होता है। तो वो चीज यहां पर सीखेंगे तब जाके नेशनल इनकम पढ़ेंगे। बात समझ में आता है। सिलेबस अगर नहीं क्लियर है तो बिहार बोर्ड के लिए अलग सिलेबस बना दिया गया है और सीबीएसई वालों के लिए भी अलग सिलेबस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो एक बार आप उसको पढ़ के जरूर आइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छे शब्दों में, सुनहरे शब्दों में इस चीजों को समझो। मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन देखो। मैक्रो क्या होता है, बड़ा। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे परिजीवी को देखते हैं, छोटे छोटे परिजीवी को देखते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो मैक्रो है, माइक्रोस्कोप है। तो वहां पर हम छोटे छोटे परजीवी को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रो मतलब छोटा, अब मैक्रो मतलब बड़ा। फिर से बोलो मेरे साथ, मैक्रो मतलब बड़ा, अब माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो जाहिर सी बात है मैक्रो में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो देखो कंपैरेटिव स्टडी करो। मैक्रो इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जोड़ना होता है, मतलब एक व्यक्ति का नहीं पढ़ेंगे। हमारे देश में अगर सारे व्यक्तियों का अध्ययन होगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो वहां पर क्या लिखा होगा, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे होल कम्युनिटी का अध्ययन होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में अध्ययन होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। मतलब यहां पर एक व्यक्ति ने, मैक्रो में हम एक से अधिक व्यक्ति के इकोनॉमिक बिहेवियर को चेक करेंगे, एक से अधिक व्यक्तियों के इकोनॉमिक बिहेवियर को चेक करेंगे, एक से अधिक इकोनॉमिक व्यक्तियों के बिहेवियर को चेक करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल कम्युनिटी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए कहा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको इकोनॉमिक अध्ययन करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा मतलब पूरे देश के व्यक्ति, पूरे इंडिया के कम्युनिटी के व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सिंपल सा बात समझो यही कि पूरा कम्युनिटी का, मान लो आप कोई एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, कोई एक सोसाइटी में रह रहे, नहीं होता है अपार्टमेंट बड़े शहरों में एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी रहता है, तो पूरे सोसाइटी या कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे, इकोनॉमिक स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और कोई सोसाइटी में एक व्यक्ति, पूरे सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है,
इसे याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट द होल, वी स्टडी द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ होल, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जैसे कहने का मतलब जैसे नेशनल इनकम, अब एक वर्ड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना भाई, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? पूरे देश में रहने वाले व्यक्तियों को आय। तो पूरे देश में रहने वाले व्यक्तियों का आय का अध्ययन करेंगे तो वो मैक्रो में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे देश में रहने वाले हर व्यक्ति का बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है, होल के बारे में चर्चा हो रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति की इनकम के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और भी आगे चलो, समझ में आएगा डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब एक डिमांड, एक व्यक्ति का एक डिमांड, दूसरे व्यक्ति का दूसरा डिमांड, तीसरे व्यक्ति का तीसरा डिमांड, चौथे व्यक्ति का चौथा डिमांड, सारे व्यक्ति के मतलब पूरे देश में जितने व्यक्तियों का डिमांड है सबको जोड़ देंगे तो एग्रीगेट डिमांड बनेगा। और एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे व्यक्तियों का डिमांड जो है वहां कहां पढ़ेंगे? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मतलब जैसे सिंपल सा बात क्या है ना कि अगर हम एक डिमांड के बारे में बोले, जैसे हम है, मेरा क्या डिमांड है, अगर सिर्फ मेरे बारे में अध्ययन करना है या मेरे डिमांड के बारे में आपको एनालिसिस करना है तो वो माइक्रो में आ जाएगा। लेकिन मेरे पूरे परिवार के डिमांड के बारे में अध्ययन करना है तो वो मैक्रो में आ जाएगा। कारण क्योंकि यहां पर मेरे पूरे होल फैमिली का डिस्कशन हो रहा है डिमांड का, तो मैक्रो में आ जाएगा। सिर्फ मेरा डिमांड के बारे में अगर अध्ययन होगा, मेरे डिमांड के बारे में एनालिसिस होगा तो वो माइक्रो में आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई मतलब जितना सप्लाई कर रहे हैं सबको जोड़ दो, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सिंगल डिमांड बिहेवियर और सिंगल सप्लाई बिहेवियर यहां हम कहां पढ़ेंगे? माइक्रो में। ठीक है, तो सिंगल का बात आता है कहां? माइक्रो में। और होल का बात कहां आता है? मैक्रो में। जैसे थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड मतलब डिफरेंशिएशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? क्या होता है? इट एम टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चर्चा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। कारण भी है क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं होता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बात होता है देश में रहने वाले हर व्यक्तियों के बारे में। तो देश में रहने वाले हर व्यक्तियों के बारे में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात होता है। जाहिर सी बात है ये होल इकोनॉमी का बात हो गया, और होल इकोनॉमी का जहां बात होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में जहां बात होगा वो आपका माइक्रो में आ जाएगा। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है? इट एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको डिस्कस कहां होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्राइस फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आपको कहां आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चर्चा कहां होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और इधर डिफरेंशिएशन में क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? अभी आप देखें ना कि प्राइस फैक्टर पर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का स्टडी करते हैं। इसी के लिए कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जांपल समझने की कोशिश करें। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में रहने वाले हर व्यक्तियों की इनकम जोड़ेंगे। मतलब नेशनल इनकम कहीं ना कहीं होल इकोनॉमी का बात कर रहा है। इससे के लिए कौन सा एग्जांपल में आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में आ गया, चाहे वो नेशनल इनकम हो या नेशनल आउटपुट हो। अगर किसी एक व्यक्ति का इनकम देखना है, इंडिविजुअल व्यक्ति का इनकम देखना है या इंडिविजुअल व्यक्ति का आउटपुट देखना है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात होगा, सिंगल व्यक्तियों के बात होगा, सिंगल व्यक्तियों की इकोनॉमी की बात होगा, तो वो चलाएगा किसमें? माइक्रो में चला जाएगा। और होल इकोनॉमी के बाद में आएगा तो वो कहां चला जाएगा? मैक्रो में चला जाएगा। सिंपल सा बात है। होल मतलब मैक्रो, सिंगल या इंडिविजुअल मतलब माइक्रो। इतना समझ लो, बात खत्म। चलो अब मजा आएगा। अब हम लोग आगे के पड़ाव में जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझने की कोशिश करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट में। पहला 2 पार्ट हम इधर ले लिए हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट इधर है। पहला 2 पार्ट का नाम क्या है? फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। दूसरा है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सब के बारे में अलग अलग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले करेंगे फाइनल गुड, फिर इंटरमीडिएट गुड, फिर कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। चलिए फाइनल गुड्स क्या है?
तो फाइनल गुड्स दो चीजों में समझो। फाइनल गुड वो गुड होता है जो बन करके तैयार है। मतलब सबसे पहला बात है दोज गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर गया, आप उसको उसमें प्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन का जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से बन के तैयार है। इसी के लिए सेकंड में कहा गया रेडी टू यूज, पूरी तरीके से बन के तैयार है, इसलिए रेडी टू यूज फॉर फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कौन है? कंज्यूमर। तो फाइनल गुड्स वो गुड होता है जो बन करके तैयार है, मार्केट में अवेलेबल है, बस कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना बाकी है, बस। मतलब फाइनल गुड्स को 2 पॉइंट में आप ब्रेक करें। फाइनल गुड्स अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोले कि फाइनल गुड्स वैसा गुड्स है जो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया है, मतलब अब इसमें प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अब प्रोडक्शन के स्टेज से पार कर गया है। जितना भी स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, सारे स्टेज को पार करके गुड्स पास हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, बस कंज्यूमर के पास रेडी है, रेडी फॉर यूज है, बस कंजम्पशन बाकी है, तैयार है। इसलिए सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा रेडी टू यूज, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, बन करके तैयार है और कंज्यूमर कंज्यूम करना बाकी है। जैसे ये पेन मेरे पास है, जो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? ये फाइनल गुड्स है। क्यों फाइनल गुड्स है? क्योंकि अब इसमें कोई प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है, मतलब कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं है, अब कोई चीज इसमें ऐड करना बाकी नहीं है। ये प्रोडक्शन मतलब बाउंड्री लाइन प्रोडक्शंस को पार कर चुका है, अब इसमें प्रोडक्शंस में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। ये रेडी टू यूज भी है, मार्केट में अवेलेबल भी है। हाँ, बशर्ते कि मैं इसको खरीद करके ले आया हूं और आज यूज कर रहा हूं तो इसका डेफिनेशन बदलेगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये अगर मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है, अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन का जरूरत नहीं है, अब ये रेडी टू यूज में है, मतलब दिस पेन इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स भी 2 तरह का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। फाइनल गुड्स में 2 तरह का होता है, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है। समझिए इसको। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय ए फाइनल यूजर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वही गुड्स होता है जो रेडी टू कंज्यूम के लिए है, अगर आप उसको कंज्यूम कर लिए तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। जैसे कि ये पेन, अभी जस्ट मैंने कहा क्या कि ये पेन फाइनल गुड है, लेकिन ये कंज्यूमर गुड कब बनेगा? जब इसको हम यूज करेंगे। यही एक लाइन जो बोले ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइनल गुड कंज्यूमर गुड कब बनता है वो सुनो ध्यान से। फाइनल गुड्स होने के लिए क्या चाहिए कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन का जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्शंस के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन की जरूरतें नहीं है, ये फाइनल और रेडी टू यूज है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्केट में पड़ा है, हमने जाया इसको खरीद लिया, रेडी टू यूज था तभी खरीदेंगे, रेडी टू यूज नहीं रहा था तो नहीं खरीदते, रेडी टू यूज है, खरीद के लिए है। खरीद के लिए आने का मतलब है कि डेट आई हैव डन कंजम्पशंस, हम कंजम्पशंस किए इस गुड्स का। तो यहां पर क्या हुआ? ये फाइनल गुड कंज्यूम हो गया। कंज्यूम होने का मतलब हो गया कि अब ये फाइनल कंज्यूमर गुड हो गया, अब ये फाइनल गुड्स नहीं रह गया, ये फाइनल कंज्यूमर गुड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल गुड्स था इसको मैंने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। ये फाइनल गुड्स है, इसको जब मैंने कंज्यूम कर लिया तो ये बन गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। इसके लिए एग्जांपल लिखा ब्रेड, क्लोथ, शूज। क्लोथ खरीदते, शूज खरीदते। अब देखो क्लोथ क्या है? मॉल में पड़ा रहता है, टंगा रहता है, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन वो कपड़ा को जब खरीद करके अपने घर में आ गए, लेकर के आ गए, तो वो बन गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स। उसी तरह से समझिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा कोई गुड्स यूज होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा कोई फाइनल गुड यूज होता है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। फिर से सुनो ध्यान से, फाइनल गुड यूज बाय प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे हार्वेस्टर, जाहिर सी बात है, ट्रैक्टर का शोरूम नहीं है, ट्रैक्टर का शोरूम है, वहां पे ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन ट्रैक्टर खरीद करके हम ले आए, काहे के लिए ले आए? कि प्रोडक्शन करेंगे, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स बन गया, मतलब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। तो फाइनल गुड्स को अगर कंज्यूमर लेकर के आता है यूज करने के लिए फॉर कंजम्पशन, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। फाइनल गुड्स को कोई प्रोड्यूसर लेकर आता है, प्रोड्यूसर क्यों लेकर के आएगा? फॉर प्रोडक्शन, तो वो बन जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। बात समझ में आता है? आइए इंटरमीडिएट गुड्स समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड में 3 बातें। इंटरमीडिएट गुड्स कौन है? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है दोज गुड विच नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शंस के बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन का बाउंड्री यहां है, ये पीछे ही है, मतलब अभी तक ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। दूसरा, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, मतलब वैल्यू एडिशन अभी भी बाकी है, मतलब ये मान लो पेन है तो इसके ऊपर ढक्कन लगना बाकी है,
ये तो डिजिटल पेन है। मतलब आप कोई पेन मान लो तो पेन बनकर तैयार है लेकिन ढक्कन नहीं लगा है, उसका कैप नहीं लगा है। वो कैप लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड को पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप आप देख लीजिए कि इट हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया है कि नहीं किया है, तो इस कंडीशन में नहीं किया है। इंटरमीडिएट गुड प्रोडक्शन और बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया रहता है। वैल्यू स्टिल टू बी एडेड, वैल्यू एडिशन बाकी रहता है। तो वैल्यू एडिशन अभी और होगा, और आगे होगा वैल्यू एडिशंस। यहां पर मतलब वैल्यू एडिशंस अभी और बाकी है, और वैल्यू एडिशंस होगा। नॉट रेडी टू यूज, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नॉट रेडी टू यूज, ये यूज होने लायक नहीं है। कंज्यूमर इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि ये बनकर तैयार नहीं है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड, पहला कि वो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, दूसरा वहां कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तीसरा वो फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स तीसरा है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बस वही गुड्स है जिसको हम कंज्यूम करते हैं और हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। कोई भी बोलेगा कंज्यूमर गुड्स है, इसी यही कंज्यूमर गुड्स को अभी हमने कंजम्पशन गुड्स कहा था। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आप ऊपर लिखे थे कंजम्पशन गुड्स और यहाँ कंज्यूमर गुड्स लग रहा है। कंजम्पशन गुड्स इज ए कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन में तो समझ रहे हैं वैसा गुड्स जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स भी वही है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कंज्यूमर गुड्स है। तो वही चीज मैंने अभी जस्ट बोला ना, फाइनल गुड्स और कंजम्पशन। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में अंतर है कि नहीं है? फाइनल गुड्स क्या है कि वो रेडी टू यूज है, मतलब कपड़ा, कोई शोरूम में कपड़ा पड़ा हुआ है तो वो फाइनल गुड है। लेकिन वो उस कपड़ा को हम खरीद करके लेकर के आते हैं, घर में पहनते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस कपड़ा को मैंने खरीदा, कंज्यूम किया और पहन करके मुझे अच्छा फील हुआ, अच्छा सेटिस्फैक्शन गेन हुआ, तो वो मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ? पहला बात कि उसको हम कंज्यूम करेंगे मतलब यूज करेंगे, दूसरा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसलिए कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर। फाइनल यूजर यहां पर कौन है? कंज्यूमर है। और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा और उसे क्या मिलेगा? आनंद, 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 सेटिस्फैक्शन। अब कंज्यूमर गुड्स को हमने 4 पार्ट में यहां पर इसको क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट है क्या कि कंज्यूमर गुड भी हर मतलब क्या होता है, उसका पीरियड ना होता है भाई। हर पीरियड है, हर पीरियड लेंथ है। कोई 1 साल चल रहा है, कोई सालों साल चल रहा है, कोई 2 दिन चल रहा है। तो कंज्यूमर गुड्स का अपना एक पीरियड है, टाइम पीरियड है, टाइम लिमिटेशन है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स, इसको हमने पीरियड ऑफ टाइम से बांटा है। मतलब ये क्लासिफिकेशंस क्या है? पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब टाइम को देखते हुए हमने इसको क्लासिफाई किया है, पीरियड ऑफ टाइम देखते हुए इसको क्लासिफाई किया है। जैसे कि पहला है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और चौथा है नॉन मटेरियल गुड्स जिसको हम सर्विस कहते हैं। अब आइए ड्यूरेबल गुड्स को समझते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, दीज गुड्स आर कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर, जो सालों साल सालों साल सालों साल चलते रहे, वो हमारा ड्यूरेबल गुड्स होगा। तो देखो भैया, ये कंज्यूम, जैसे हमने कार खरीद के लाया, बात समझो, कार खरीद के लाया तो कार को मैंने क्या किया? कंज्यूम किया, और कार चलाकर कोई खूब खुशी मिल रहा है, हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब कार 1 साल तो चलने वाला चीज नहीं है, 2 साल तो चलने वाला चीज है नहीं, ये 10 साल 20 साल, कम से कम 15 से 20 साल तो चलने वाला चीज है। तो 15 से 20 साल चलने वाला चीज जो है वो हमारा ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा, मतलब उसका ड्यूरेशन बड़ा है, वो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल वर्ड इसलिए बना है कि उसका ड्यूरेशन लंबा है, बहुत लंबा है, और उसका वैल्यू भी हाई है, इसलिए लिखा है दिस गुड कैन बी यूज्ड फॉर अ सेवरल ईयर एंड इट्स वैल्यू इज रिलेटिवली हाई। हाई है इसका वैल्यू। जैसे कि टीवी खरीदो, कार खरीदो, एसी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, ये सब हमारा ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएगा। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब ड्यूरेबल से थोड़ा सा कम चलेगा। जैसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में मैंने क्या लिखा? दिस गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या थोड़ा सा 1 साल से ज्यादा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में मैंने क्या बोला? साल भर या साल भर से थोड़ा ज्यादा। लेकिन मैंने ड्यूरेबल गुड्स में क्या बोला था? मतलब यहां साल का बातें नहीं है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये ड्यूरेबल गुड्स हो जाए जो सेवरल ईयर चले। सेवरल ईयर कहने का मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब चलते चला जाए। लेकिन सेमी ड्यूरेबल गुड्स को मैंने क्या कर रहा हूं? ये साल भर या साल भर से थोड़ा सा ज्यादा, साल भर या साल भर से थोड़ा सा ज्यादा चले। जैसे कि क्लोथ्स,
क्लोज तो बहुत सारा ऐसे क्लोज है जो 6 महीना ही चलता है, फिर उसके बाद फट उठ जाता है ज्यादा यूज कर गए तो। नहीं तो बहुत ज्यादा चलेगा तो साल भर चलेगा, साल भर से ज्यादा क्लोज चलाने वाला चीज नहीं है। फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर तो भैया साल भर से थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। क्रॉकरी भी चल सकता है अगर अच्छे से सेव करके उसको रखे तो, मिट्टी का बर्तन, क्ले पॉट। तो कहने का मतलब है ये सब का ड्यूरेशन क्या है, साल भर या साल भर से ज्यादा, इसलिए ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आया। तो आप देख रहे हो इसको टाइम फ्रेम से ना बांट रहे हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चले तो ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा चले, सेमी ड्यूरेबल। तो टाइम फ्रेम से इन्हें बांट रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब दीज गुड्स आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, इसको कहा जाता है सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स। इसको ऐसे कहा भी जाता है, आप यहां लिख लेना, सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स। ये आप मान लो एग्जाम में पूछ दिया कुछ सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स, तो आप बोलोगे सर आप तो 4 तरह का पढ़ाए थे। तो जो नाम 2 को होता है उसको तो और ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर सीबीएसई या बिहार बोर्ड गेम खेलता है, क्या करेगा, दूसरा नाम यूज कर देगा। अब आप बोलोगे ये तो पढ़े नहीं थे, छोड़ कर एग्जाम में आ जाओगे, बाद में जाके बुक चेक करोगे तो बोलेगा अरे यार ये तो इसका नाम था, दूसरा नाम था। याद रखना नॉन ड्यूरेबल गुड्स का दूसरा नाम क्या, सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड। ये क्या है ना कि एक बार यूज करो, जिसको हम लोग कहते हैं लिखो फेंको। पहले पेन था ना, यूज किए, खत्म हुआ, फेंक दिए, ज्यादा दिन नहीं चला। जैसे तो उसी को कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दिस गुड्स आर यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे एग्जांपल्स और क्लैरिफाई होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, देखते हो ज्यादा दिन कहां चलता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 से 3 दिन रहता है हार्डली। मिल्क, पेट्रोल, टूथपेस्ट, ये सब वैसे गुड्स हैं जिसका सिंगल एक्ट कंजम्पशन है। एक बार एक्ट मतलब एक बार आप इसको यूज करोगे, ज्यादा दिन तक यूज नहीं करोगे। जैसे इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी आ जाएगा एग्जांपल में, जिसको आप सिंगल एक्ट में यूज करोगे। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन कहने का मतलब है कि एक बार यूज करोगे, लेकिन इसको और क्लेरिफाई हम करते हैं। सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स एक बार यूज करेंगे ये तो बात है ही, लेकिन इसका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे आप दूध है, दूध को तुम 1 दिन लेकर के चलो, ब्रेड को बहुत ज्यादा है तो 2 दिन लेकर जा सकते हो, फ्रिज है तो फ्रूट्स 2 से 5 दिन तक जा सकता है, वेजिटेबल भी 1 से 3 दिन जा सकता है फ्रिज रहने पर। अगर फ्रिज नहीं है तो वेजिटेबल भी 1 दिन का है, फ्रूट्स भी 2 दिन का है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स मतलब जो आसानी से सड़ गल जाए। तो पेरिसेबल नेचर का जितना गुड्स है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है और वो सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स है। पेरिसेबल गुड्स मतलब जो आसानी से सड़ गल जाए, ये सब पेरिसेबल गुड्स है। तो पेरिसेबल गुड्स सिंगल एक्ट कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, नॉन ड्यूरेबल कहलाएगा, क्योंकि ये ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स। यहां पर सर्विस का दूसरा नाम क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स मतलब यहां पर कोई मटेरियल का जरूरत नहीं है, कोई गुड्स का जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, हम सर्विस देते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप टिप्स देते हो नहीं देते, जल्दी हाँ या ना बताओ। आप टिप्स देते हो तो टिप्स किसका देते हो, सर्विस का देते हो, ना कि खाना का देते हो। खाना का तो बिल आप दे ही दिए भाई। जैसे खाने का आप क्या करते हो, खाना खाते हो फिर बोलते हैं बिल बना दो, बिल आ गया मान लो 5000 का, आप उसको देखे 5000 का बिल पेड किए, तो 5000 का जो बिल आप पेमेंट किए वो किस चीज का पेमेंट किए, उस खाने का पेमेंट किए। लेकिन उस बिल के साथ मान लो 100 रुपया आप जो पेमेंट की आपने, तो बिल का जो पेमेंट किया उसके साथ 100 रुपया और डाल दिया। तो 100 रुपया और जो आपने डाला, जिसको आप टिप कहते हो, टिप्स कहते हो, वो टिप्स क्या चीज के लिए, सर्विस के लिए। और सर्विस भी कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन देता है। तब ना आप कहते हो यार यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा था, हम यही रेस्टोरेंट जाएंगे। कोई रेस्टोरेंट होता है ना जहाँ खाना अच्छा है लेकिन सर्विस अच्छा नहीं है। कोई रेस्टोरेंट है जहाँ खाना भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छा, आप वहां जाना पसंद करोगे। तो सर्विस भी हमें सेटिस्फैक्शन देता है, और किसी भी चीज से अगर हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हमारा कंज्यूमर गुड्स है। इसीलिए सर्विस को भी नॉन मटेरियल गुड्स माना गया है और ये हमारा कंज्यूमर गुड्स है। इसीलिए लिखा हुआ है दीज गुड्स आर नॉन मटेरियल गुड्स, दीज गुड्स आर नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। या हमारे ह्यूमंस के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल सर्विस और डॉक्टर। अगर एक बात बताओ यार, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर साहब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपको एक अच्छा समय देते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? लगता है कि आधा बीमारी वहीं खत्म हो गया। डॉक्टर के पास गए, वो अच्छा खासा देखा, पूछा, समझाया, अच्छे से दवाई भी लिखा, समझाया कि आप ऐसे करो, तो उससे क्या होता है ना कि आधा बीमारी वहीं दूर हो जाता है। कारण क्या है, साइकोलॉजिकल वहां कारण है, वहां आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे से देखे तो मेरा बीमारी तो ठीक हो जाएगा।
तो ये क्या है, एक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लॉयर हो गया, लॉयर साहब भी अपना सर्विस देते हैं, वकील साहब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वकील साहब का रिकॉर्ड अच्छा है कि कोई भी केस को लेते हैं तो एक हियरिंग में खत्म कर देते हैं, तो ये सब क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है। सीए है तो सीए है, ये सब लोग हैं, तो ये सब क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके सर्विस से आपको संतुष्टि मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए आप सर्विस इन लोग से लेते हो। जिस लॉयर का सर्विस आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप उनके पास जाओगे। जिस सीए के पास आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है कि नहीं ये हमारा ऑडिट अच्छा से कर देंगे, ये हमारे इनकम को अच्छे से सेटल कर देंगे, एक संतुष्टि होता है, तो आप उनके पास जाओगे। क्योंकि मार्केट में लॉयर, डॉक्टर और सीए का कमी थोड़ी है, लेकिन जो सर्विस अच्छा देता है आप उसके पास जाते हो। तो यहां पर सर्विस अच्छा देने का मतलब क्या हुआ कि आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आपको अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से देखते हैं, हम उन्हीं के पास जाएंगे। आपको सेटिस्फैक्शन मिला तब ना गए। आपको कोई केस में फंसे, आपको पता चला कि नहीं ये लॉयर साहब हमको एक हियरिंग में छुड़ा देंगे, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन मिला, आप उन लॉयर के पास गए, आप उन सीए के पास गए जो आपका इनकम को सेटल कर दे। ये सीए है, बहुत अच्छा इनको जानकारी है, ये अच्छे से मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर देंगे, अच्छे से अकाउंट को सेटल कर देंगे, आप उनके पास चले गए। तो ये क्या है, आपका सर्विस से सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए आप सर्विस लेते हो। तो सर्विस इज ऑल्सो ए कंज्यूमर गुड्स बिकॉज सर्विस से भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और लास्ट में है चौथा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब एग्जांपल देखो बहुत अच्छे से लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स। कैपिटल गुड्स उसको कहते हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शंस, बस इतना समझ लो। जो प्रोडक्शंस में आपको हेल्प करता है गुड्स, वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन में हेल्प करता है सर, इससे के लिए प्लांट एंड मशीनरी इज कैपिटल गुड्स। चलिए, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स तो ऐसे भी समझ में आ गया कि यहां पर क्या है, मशीन उसीन का ही बात होगा। तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यूज करेगा। दिस गुड्स आर रिपीटेडली ऑफ हाई वैल्यू, हाई वैल्यू होगा क्योंकि कैपिटल जिसके आगे लगा है वो हाई वैल्यू को हुआ है। चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी चीज के आगे कैपिटल लगता है तो वो हाई वैल्यू का होता है, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है, ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। खैर, कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट होता है और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आएगा। और कैपिटल गुड्स का यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। किस लिए करता है, फॉर प्रोडक्शन। बस इतना स्टेटमेंट याद रखिएगा, काम खत्म। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई में, आपके बिहार बोर्ड में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सीबीएसई और अन्य बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि सारा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है। क्वेश्चन ध्यान सुनना, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इसको जस्टिफाई करना है, एक लाइन में हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अभी मैंने क्या बोला, कैपिटल गुड्स में कौन आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोडक्शंस। और जो चीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। तो जितना भी प्रोड्यूसर गुड्स है, जैसे कि प्रोड्यूसर गुड्स में आपको कोई भी चीज, जैसे क्या कहते हैं आप, कोई भी चीज आप यहां पर प्रोड्यूसर गुड्स में जैसे किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आगे जाकर के प्रोडक्शंस में हेल्प करे, तो कैपिटल गुड्स से ही जनरेट होता है। तो हर कैपिटल गुड्स से जनरेट होने वाला प्रोड्यूसर गुड्स होता है, लेकिन हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं आंसर स्टेटमेंट से। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल दीज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो प्रोड्यूसर गुड्स भी समझिए, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जो प्रोडक्शन में, प्रोसेस में काम आवे। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है जो प्रोडक्शंस के ड्यूरेशन में काम आए। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल दीज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो गुड्स काम आता है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। जैसे कि गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा रॉ मटेरियल में जो गुड्स यूज होता है, जैसे कि वुड्स एंड नेल। वुड्स एंड नेल के हेल्प से हम क्या बना लेंगे, फर्नीचर। तो वुड्स और नेल क्या है, मेरा प्रोड्यूसर गुड्स है। क्यों, क्योंकि भैया इससे हमने फर्नीचर बना लिया। अरे प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है ना भैया जिसके हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्नीचर का प्रोडक्शन किसके हेल्प से हुआ, वुड्स और नेल से हुआ, और वुड्स नेल्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स है। अब गुड्स यूज एज फिक्स एसेट बाय ए प्रोड्यूसर लाइक मशीनरी, सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। अब क्या होता है कि जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो प्रोडक्शन में वो भी हेल्प करता है। वो भी क्या है कि देखो यार सेकंड लाइन में क्लैरिफाई किया, गुड्स यूज एज अ फिक्स एसेट बाय ए प्रोड्यूसर लाइक मशीनरी। तो हमने गुड्स यूज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स वाला जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, जैसे मशीनरी। तो बहुत सारा फर्नीचर मशीन से भी तैयार होता है।
तो कहने का मतलब है कि ऑल जो कैपिटल मशीन का है प्रोड्यूसर गुड्स पैदा करता है, तो सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन नीचे क्लैरिफाई क्या कर रहा है, कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली फिक्स एसेट यूज्ड बाय ए प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स में हमेशा फिक्स एसेट आएगा जो प्रोड्यूसर यूज करता है फॉर मेकिंग फर्नीचर, इट डज नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर गुड्स है और मशीनरी भी आपका क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो क्या मशीन से सीधा सा बात है, कैपिटल गुड मशीन है, ध्यान से सुनिए, कैपिटल गुड क्या है, मशीन है, फिक्स एसेट है, इससे भी आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है इससे भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल आल्सो प्रोड्यूसर गुड्स एंड मशीन इज आल्सो प्रोड्यूसर गुड्स। तो इस मशीन से हम प्रोड्यूसर गुड्स को पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स से किसी मशीन को थोड़ी पैदा कर सकते हैं, इतना समझो ना यार। कोई भी कैपिटल गुड्स क्या बोल रहे हैं, वो फिक्स एसेट होगा। कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स ओनली फिक्स एसेट, तो कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट मशीन है। मशीन से किसी भी प्रोड्यूसर गुड्स को हम पैदा कर सकते हैं। किसी मशीन से हम सीड को क्या कर सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सीड्स होता है ना भाई, तो किसी भी मशीन से हम सीड्स को तैयार कर सकते हैं। और सीड से क्या होगा, आगे जाके अगर वो धान का है तो धान होगा, गेहूं का है तो गेहूं होगा, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन कोई सीड्स से हम मशीन थोड़ी बना देंगे। तो यही यहां पर समझाना है कि कैपिटल गुड्स में मशीन आता है, मशीन से प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स से मशीन नहीं बन सकता है। मशीन का मतलब कैपिटल गुड्स। तो किसी मशीन से प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स से मशीन नहीं बन सकता है। मतलब किसी कैपिटल गुड्स से प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स से कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता है। तो इसी चीज को यहां जस्टिफाई किया गया है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब किसी मशीन से प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, मतलब किसी प्रोड्यूसर गुड्स से मशीन नहीं बन सकता है। अब मैं कैपिटल गुड्स में मशीन ही आता है, तो कोई प्रोड्यूसर गुड है जो कैपिटल गुड्स को जनरेट करे, कोई ऐसा प्रोड्यूसर गुड्स है? प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल आ जाएगा या कुछ एलिमेंट्स आ जाएगा, तो कोई वो कैपिटल गुड्स को जनरेट करेगा, कोई मशीन को जनरेट करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए बहुत सिंपल बातें में समझा देते हैं, आंसर तो दिया हुआ ही है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, कोई मशीन प्रोड्यूसर गुड्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोई प्रोड्यूसर गुड मशीन को क्रिएट नहीं कर सकता है। मशीन को क्रिएट नहीं करने का मतलब है कैपिटल गुड्स को क्रिएट नहीं करना। क्यों? कैपिटल गुड्स में कौन आता है, फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट बोले तो मशीन, यही रिलेशन है। अब बाकी आपका आंसर अच्छे से सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझें। चलिए, तो थैंक यू सो मच, अलविदा। यहीं तक हमारा सफ़र है, आगे भी क्लास कंटिन्यू होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के पास कमेंट करें। टेलीग्राम में आपका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप हमसे इंटरेक्ट करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हमेशा शेयर हो रहा है 70116782, यहाँ पर भी आप पर्सनली हमारे साथ इंटरेक्ट करके अपने कष्ट को शेयर कर सकते हैं। और आगे भी वीडियोस इसके इकोनॉमिक्स का आते रहेगा, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो हमने आज क्या कवर किया, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कुछ और भी टर्म्स हम इसके साथ कवर करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मन लगा के पढ़िए, एनर्जी से पढ़िए, मेहनत करिए, और अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाना, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके वजह से मैं और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ सकूंगा जिनको फ्री लेवल पर क्लासेस प्रोवाइड होते रहे। तो बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, क्या देखते रहो, अकेडमी। बाय बाय, टाटा।